हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। सो आज मैं आपके सामने, जैसे कि आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हम थर्ड वीडियो आज देख रहे हैं, थर्ड लेक्चर। और आज का जो टॉपिक जो मैंने आपके सामने लिखा है वो है जनरेटर। अब जनरेटर क्या है? जनरेटर अगर देखा जाए, इट इज एन एप्लीकेशन। जनरेटर जो है वो एप्लीकेशन है ऑफ फैराडे लेंज लॉ। आपको पता है ना, फैराडे और लेंज दोनों ने मिल के काम किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, जहां पे उन्होंने कहा है कि जब भी किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट से अगर लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या फ्लक्स चेंज होगा तो उस सर्किट में ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगा और वो अपोज करेगा। ये लेंस ने कहा था, तो लेंस ने इसमें ऐड किया था कि अपोज करेगा, तो इसलिए हम लोग माइनस लेते हैं, E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। तो ये बेसिक में आपको सिर्फ एक बता याद कराने के लिए कि ये फैराडे और लेंस ने कंबाइन करके लॉ जो बनाया था, उसी का ये एप्लीकेशन जिसका नाम है जनरेटर। अब ये जो जनरेटर है हमने मोटर पढ़ा है, वैसे कुछ जनरेटर लेकिन ऑपोजिट काम करता है। मोटर क्या करता है याद करिए, मोटर आपके बिल्डिंग में होगा, पानी के लिए चलाने के लिए मोटर होता है, या फैक्ट्रियों में मोटर होता है। क्या करता है मोटर में आप करंट पास करते हैं और मोटर वर्क करता है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। किसमें? मोटर में। जनरेटर में उल्टा होता है। क्या होता है उल्टा? जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी मतलब हमको वर्क करना पड़ता है, मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, और उस मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। तो मैं लिख देता हूं, तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसमें जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, वो इंड्यूस करंट होता है। वो हमारा फैराडे लेंस का जो रूल है ना, वो फॉलो करता है, और करंट इंड्यूस होता है जनरेटर में। अब यहाँ पे आपके सामने जो जनरेटर आप डायग्राम देख रहे हैं, तो ये डायग्राम में कंस्ट्रक्शन सब वैसे ही है जो आपका मोटर में था। मतलब आपके ये नॉर्थ और साउथ है, जिससे कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉर्थ से साउथ। यहाँ पे हमने आर्मेचर रखा है। देखिए वर्ड याद रखिएगा, आर्मेचर। आर्मेचर का मतलब क्या होता है? आर्मेचर में क्या करते हैं हम लोग, है ना, कोर होता है ना, आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, उस पे वायर वाइंडिंग करते हैं। वाइंडिंग करके ऐसा रेक्टेंगुलर शेप बनाते हैं ऑयल का, इसको हम लोग आर्मेचर बोलते हैं। आप बोलते हैं, आप पूछें क्या जरूरत है? इसकी जरूरत यह है कि जब आप सॉफ्ट आयरन कोर पे वाइंडिंग करते हैं, तो पता है मैग्नेटिक मटेरियल्स में हमने पढ़ा है कि सॉफ्ट आयरन का परमिबिलिटी बहुत हाई रहता है। मतलब उसका वो मैग्नेटाइज बहुत जल्दी हो जाता है और ज़्यादा हाई लेवल तक हो सकता है। तो ये फायदा है कि इसमें आप जो करंट इंड्यूस करेंगे ना, अगर आपका ये आर्मेचर के फॉर्म में रहेगा तो ज़्यादा करंट आप इंड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो सकेगी। ये बेनिफिट है, इसलिए हम लोग आर्मेचर यूज करते हैं इसमें। ठीक है, अब ये आपका आर्मेचर हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये दो चीज आपको गोल गोल दिख रही है, वैसे आपने शायद स्कूल में पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं स्लिप रिंग्स। क्या बोलते हैं इसको? स्लिप रिंग्स। इसको हम लोग स्लिप रिंग्स बोलते हैं। अब ये जो आपको दिखा ना, ये और ये दोनों, इसको हम बोलते हैं कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश। अब ये स्लिप रिंग है, और ये देखिए आपका कॉइल का एक एंड एक स्लिप रिंग है। मैं इसको लिख लेता हूँ S2, इसको लिखता हूँ S1। तो एक एंड जो आपका कॉइल का S1 स्लिप रिंग को कनेक्टेड है, और दूसरा जो है S2 को कनेक्टेड है। यहाँ पे देखिए दो कार्बन ब्रशेज है, मैं इसको लिख लेता हूँ B1 और इसको लिख देता हूँ B2। ठीक है। अच्छा, ये जो ब्रश है इनका काम क्या है? मतलब कॉन्टैक्ट के लिए वो लोग एक कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करते हैं, और इस कॉन्टैक्ट से आपका ये जो बल्ब है या और एक चीज आपके टेक्स्ट में नहीं दिया है, मगर ले सकते हैं, गैल्वानोमीटर भी ले सकते हैं चाहिए तो बल्ब या गैल्वानोमीटर आप कनेक्ट कर सकते हैं, देखने के लिए जो करंट इंड्यूस हुआ है वो कैसा करंट है, वो अगर हम जानना चाहते हैं तो उसके लिए कनेक्शन है।
यहाँ पे मैंने जो आपको दिखाया ना, यहाँ से आपको घुमाना है, एक्सटर्नल आपको फोर्स अप्लाई करना है, मतलब इसको घुमाने के लिए आपको एक एंगुलर वेलोसिटी देना पड़ेगा ओमेगा, विच इज अप्लाइड टॉर्क, तो ये तो घूमेगा ना, रोटेट कराना है, तो रोटेट कोई चीज कराना है तो एंगुलर वेलोसिटी तो डेफिनेटली आने वाली है, तो एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इसको घुमाना है हमको, वही तो है कि मैकेनिकल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो जब आप घुमाएंगे ना तो वही मैकेनिकल एनर्जी है, और जब इसमें करंट इंड्यूस होगा तो वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, समझ रहे? तो ये बेसिकली आपका कंस्ट्रक्शन, मैंने आपको बताया, पहले मैंने आपको एप्लीकेशन किस चीज का ये एप्लीकेशन है, मैं प्रिंसिपल बताया, मैंने आपको भी कंस्ट्रक्शन बताया। ये देखिए जो डॉटेड ब्लू लाइन दिख रही है ना, वो एक्सिस है जिसके अबाउट वो गोल घूम रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी कि कैसे वर्क करेगा। अब जब आप इसको घुमाएंगे तो देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, इमेजिन करिए प्लेन, अभी तो ये देखिए तो आपका ये मैग्नेट है और ये आपका कॉइल ऐसे है, अब जैसे आप घुमाएंगे तो आपका कॉइल घूमना शुरू करेगा, ये कॉइल, ये वाला पार्ट में इसको नेम देना चाहिए, इसको नेम दे दें AB। ये जो AB वाला पार्ट है ना कॉइल आर्मेचर का, ये ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा, है ना, ऊपर की तरफ, क्योंकि फोर्स, इसकी वजह से फोर्स ऊपर की तरफ है। अब आपको अगर इंड्यूस करंट पता करना है, देखिए याद रखिएगा, मोटर में हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं और जनरेटर में हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमको राइट हैंड रूल फ्लेमिंग्स का यूज करना पड़ेगा, वही 3 फिंगर्स है, ये जो इंडेक्स फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड जो लेफ्ट टू यहाँ से यहाँ जा रही है, हमारा फोर्स ऊपर की तरफ है, देखिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स ऊपर की तरफ है, तो करंट ए से भी जाएगा, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ये आपका इंड्यूस करंट हो गया, ठीक है। तो हमको डायरेक्शन मिल गया, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो होगा और ऐसे फ्लो होगा, ये करंट का जिस किस समय होगा ये चीज, जिस समय आपका ए बी जो है, ये आपका देखिए ए बी है, ए बी जब ऊपर की तरफ जा रहा है ना, जब ए बी ऊपर की तरफ जा रहा है तो करंट ए से भी जाएगा, देखिए यहाँ दिखाया भी है, टेक्सचुअल में ऐसा दिखाया है, ये फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में आपका कॉइल ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाए तो क्रॉस क्यों दिखाया है, क्योंकि करंट ए से बी मतलब अंदर की तरफ है ना, आपके लिए तो ए से बी कॉइल करंट अंदर की तरफ हो गया, इसलिए क्रॉस से दिखाया। अब जब ये आर्मेचर ऐसे करके जब इस पोजीशन पे आ जाए, ऐसे ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो देखिए आपको कुछ भी करंट नहीं, क्यों, क्योंकि आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल हो जाएगा, अब मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल हो जाएगा तो फ्लक्स उस समय जीरो होगा, नो फ्लक्स नो करंट इंड्यूस। क्यों ऐसा हो रहा है पता है, आप जानते हैं इसका कारण है, इसका कारण ये है कि अब इस जब ये देखिए ये ऐसा पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन ऊपर जा रहा है, करंट ए से भी जाएगा, ये आर्मेचर ऐसा घूम के ऐसा हो जाएगा, ये पोजीशन पे करंट फ्लो नहीं होगा। अब ये ए बी उल्टा ऐसा आने वाला है, जब ए बी उस दूसरे साइड आएगा तो क्या होने वाला है पता है, अब यहाँ पे इस जगह पे जो ए से भी करंट जा रहा था, अब इस जगह पे वो बी से करंट आएगा, देखिए डॉटेड दिखा रहा है, क्योंकि करंट अब उल्टा आने वाला है, इस जगह पे जब ए बी का आधा रोटेशन मतलब इस तरफ ऐसा कंप्लीट हो जाएगा आधा, तो जब ए बी इस तरफ आ जाएगा तो करंट बी से बाहर की तरफ आएगा, इसलिए यहाँ डॉटेड दिखाया। तो करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ ना, तो चेंज कब होगा, जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके अगर दूसरे डायरेक्शन में दिखाना है तो करंट को बीच में जीरो होना पड़ेगा, वो जीरो कब हो रहा है, तो देखिए ये कॉइल आपका ऊपर टर्न हो रहा है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, जब आर्मेचर आपका ऊपर आ गया पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड ये पोर्शन, तो फिर वो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, फिर वापस चेंज हो रहा है, जब ऐसे पहुंचेगा तो करंट आपकी तरफ आएगा, सामने आएगा, तो डॉटेड दिखाया मगर डायरेक्शन बी टू ए चेंज हो गया, अब वो चेंज होने की वजह से ये डायरेक्शन डॉटेड दिखा रहा है कि नहीं, तो इस तरीके से आपका करंट चेंज हो रहा है। इसका मतलब है जब ए बी नॉर्थ के साइड था तो करंट का डायरेक्शन ए टू बी था, वही जब ए बी साउथ के साइड आ गया तो उसका डायरेक्शन बी टू हो गया, मतलब करंट ने अपना डायरेक्शन चेंज किया है, सो इट इज अ अल्टरनेटिव करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इंड्यूस करंट जो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो करंट इंड्यूस हो रहा है हर आधे साइकिल में, देखिए इसको आधा बोलेंगे, ये करके जब ऐसा हुआ ना तो आधा हुआ, फिर वापस एक होएगा तो आधा, मतलब आधा रोटेशन हम बोल सकते हैं, तो आधे रोटेशन पे डायरेक्शन वापस, ये जो वापस इस जगह पे आ जाएगा तो वापस उसका डायरेक्शन ऐसे भी हो जाएगा, मतलब आधा रोटेशन हुआ डायरेक्शन चेंज, फिर एक और आधा रोटेशन हुआ फिर डायरेक्शन चेंज, so after every half rotation the direction of the current changes, जो ए से बी होगा वो इस तरफ भी सेम चीज होगा, तो इस तरह, तो अब आप क्या देखेंगे पता है, अब आप यहाँ जा जाइए इस तरफ, आपके जो स्लिप रिंग्स है, अभी आधे रोटेशन पे करंट देखिए ऐसे जा रहा था, ऐसे S1 से S2 बोलिए, B1 से B2 बोलिए, व्हाटएवर, जब ये उल्टा हो गया,
जब ये उल्टा हो गया तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये क्या था, ये S1 था, S1 से या S2 जा रहा था। अब जब उल्टा हो जाएगा तो A का जो AB जा ना, AB का स्लिप रिंग अब इसको कनेक्ट हो जाएगा। मेरी बात समझिए, AB का स्लिप रिंग S2 है और ये S1 किसका स्लिप रिंग है, वो तो आपका ये दूसरे वाले का है। तब AB का स्लिप रिंग S2 था, उस समय करंट S1 से S2 जा रहा था। जब ये घूमेगा और B से करंट आएगा तो अब करंट क्या हो जाएगा, अब करंट S2 से S1 जाएगा। आई होप आप इमेजिन कर पा रहे हैं, जब आपका AB घूमेगा तो उस समय करंट आप सामने की तरफ आएगा, A से B सामने की तरफ आएगा, मतलब S2 पे आएगा, S2 पे आके वो फिर S1 से जाएगा। मतलब आधे रोटेशन पे करंट S1 से S2 जा रहा है, दूसरे आधे रोटेशन में करंट S2 से S1 जा रहा है। आप गैल्वेनोमीटर में देखेंगे हर आधे रोटेशन पे गैल्वेनोमीटर एक साइड राइट में दिखाएगा फिर लेफ्ट में दिखाएगा। मतलब गैल्वेनोमीटर का रीडिंग जो है वो फ्लक्चुएट होएगा ऑन बोथ द साइड्स ऑफ जीरो। इसका मतलब है ये जो करंट जो प्रोड्यूस हुआ या इंड्यूस हुआ है दैट इज एन अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पे हमको कौन सा करंट देखने को मिल रहा है, एसी करंट। ये मैं सब आपको वर्किंग और ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, अभी हम मैथमेटिकली देखने वाले, लेकिन मैं आपको ऑब्जर्वेशन बताइए आप देखने को मिलेगा हमको। तो ऐसे जनरेटर को लोग एसी जनरेटर बोलते हैं, ऐसे जनरेटर को हम लोग एसी जनरेटर बोलते हैं, क्योंकि हर आधे साइकिल में ये चेंज होता है। इसको अगर हम लोग ग्राफिकली देखना चाहें ना तो देखिए ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, इसका साइनसॉइडल ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनता है, क्योंकि हर आधे साइकिल में चेंज होगा। यहाँ पे होगा फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, मतलब चेंज होता रहेगा साइकिल। अब मैं आपको इसका एक मैथमेटिकल पार्ट, ठीक है। अब मैथमेटिकल पार्ट क्या बोलता है, मैथमेटिकल पार्ट सिंपल बोलता है कि जब आपका कॉइल घूम रहा है तो जो लाइंस ऑफ फोर्स जो पास होगी एरिया से वो चेंज होती जाएगी, क्योंकि जब आपका कॉइल घूमेगा तो जो लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है आपके आर्मेचर कॉइल से वो चेंज होगी, क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है। और हम जानते हैं कि फ्लक्स इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ना, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, याद करिए, फ्लक्स का फॉर्मूला है B.A। इन दोनों में से कोई भी एक चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। अभी मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं हो रही है क्योंकि वो तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो चेंज कौन हो रहा है, चेंज एरिया ऑफ आर्मेचर चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो घूम रहा है। जब वो घूम रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो कट करेगी वो चेंज होती रहेगी, जैसे जैसे घूमता जाएगा लाइंस ऑफ फोर्स जितनी हो चेंज होगी, बढ़ेगी घटेगी व्हाटएवर, तो उसके हिसाब से एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं BA cos थीटा। अब ये थीटा क्या है, थीटा जो है एंगल बिटवीन B एंड A। एरिया ऑफ द कॉइल तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर होता है, कॉइल को परपेंडिकुलर एरिया होता है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन N to B एंड नॉर्थ टू साउथ है, तो उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसको थीटा बोलते हैं, तो BA cos थीटा। अब इसको आप रोटेट कर रहे थे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ा है कि हम लोग थीटा को लिख सकते हैं ओमेगा टी, तो आपका जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाता है BA cos ओमेगा टी। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका फ्लक्स है। अब ये फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है वापस में बताना, चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आपका आर्मेचर घूमता है तो जो एरिया में से लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है वो चेंज होती रहेगी जैसे जैसे एंगल घूमता रहेगा। अब इसके हिसाब से फ्लक्स चेंज होगा, तो हमारा लेंस लॉ क्या बोलता है, लेंस लॉ या फैराडेज लॉ, कि इसमें EMF इंड्यूस होगा -n d∅dt। अभी n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, बहुत सारे टर्न्स होते हैं तो जितने भी टर्न्स होंगे, तो दिस कैन बी रिटन एज -n d/dt ऑफ BA cos ओमेगा t। अभी BA कांस्टेंट है, -n BA डेरिवेटिव ऑफ cos ओमेगा t। अब आप लोग को डेरिवेटिव तो आना चाहिए, है कि नहीं, तो E इज इक्वल टू -n BA, और cos का माइनस साइन होता है और ओमेगा t का ओमेगा होगा, तो इसको आप लिखेंगे माइनस ओमेगा साइन ओमेगा t, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू n BA ओमेगा साइन ओमेगा t। ये फॉर्मूला आपका आ गया। इसको थोड़ा और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब और अच्छी तरह प्रेजेंट करेंगे। कैसे प्रेजेंट करेंगे, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, साइन इज मैक्सिमम फॉर +-1, है ना, क्योंकि हमारा अल्टरनेटिंग करंट है प्लस और माइनस में, तो मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस में होगा, तो उस समय उसके हिसाब से आपका मैक्सिमम EMF हो जाएगा E0 विल बी इक्वल टू -n BA +-n BA ओमेगा, ये आपका E0 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपका बन जाता है E इज इक्वल टू E0
साइन ओमेगा टी, ये एक्चुअल फॉर्मूला बन जाता है। जहां पे आप बोल सकते हैं कि आप ई नॉट के बारे में क्या बोल सकते हैं कि भाई ई नॉट जो है एन बी ए ओमेगा है, ये ई नॉट का फॉर्मूला वैल्यू एन बी ए ओमेगा। और प्लस माइनस वन अगर पॉजिटिव साइड में होता प्लस, नेगेटिव वो तो ठीक है, वो तो डायरेक्शन के हिसाब से मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो एन बी ए ओमेगा उसका फॉर्मूला बन जाता है ई नॉट का। ई नॉट मतलब लाइक एन एम्पलीट्यूड, ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का फॉर्मूला बन गया ना, ऑसिलेटिंग जो होता है, तो ये भी ऑसिलेटिव हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव से, तो ये आपका ईएमएफ का फॉर्मूला बन जाएगा E इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आपको ओमेगा को फ्रीक्वेंसी में लिखना है तो आप लिख सकते हैं E इक्वल ई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। अब जानते हैं ना ओमेगा मतलब 2 पाई एन, अब यहाँ पे टेक्सचुअल ने एफ यूज किया तो हम लोग भी एफ यूज कर सकते हैं, यूज कर लेते हैं, तो ये भी एक तरीका लिखने का फॉर्मूला का। तो फ्रीक्वेंसी क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी बताता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, है कि नहीं, कितने बार चेंज हो रहा है, तो ये कितने बार पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जो चेंज होता है ना पर सेकेंड, वो फ्रीक्वेंसी होता है। हमारे घरों में जो आता है ना करंट, उसका जो फ्रीक्वेंसी है ना उसका कुछ 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज मतलब 50 साइकिल्स पर सेकेंड, 50 साइकिल्स पर सेकेंड मतलब 50 बार चेंज होता है एक सेकेंड में, पोलैरिटी 50 बार चेंज होती है 50 टाइम्स। जो हमारे डोमेस्टिक यूज में होता है ना, डोमेस्टिक यूज में घरों में वो 50 बार चेंज होता है, जो अल्टरनेटिव करंट में घरों में मिलता है। तो ये है अब आपका जनरेटर का जिस तरीके से ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ के हिसाब से करंट इंड्यूस, क्योंकि ईएमएफ जनरेट होगा तो करंट बनेगा, करंट बनेगा तो ये अल्टरनेटिंग करंट आपको मिलता है और बहुत अच्छा है। ये एसी करंट आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा आपका यूज हो सकता है, एसी करंट से एनर्जी लॉस कम होता है, इट इज इजी टू ट्रांसफर, बहुत बड़ा एडवांटेज है एसी करंट की। इसलिए तो जो ट्रांसफॉर्म, हम आगे जब ट्रांसफॉर्म्स पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आपने सुना होगा अडानी इलेक्ट्रिक है, टाटा पावर है, इन लोगों का कैसा है अडानी पावर का, इनका ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं बड़े बड़े, और वो कंसेप्ट क्या, उनका यही कंसेप्ट है, इंड्यूस करंट करते हैं, उसको अल्टरनेट हो जाता है, वो अल्टरनेटिंग करंट बनता है और उसी को सब घरों में प्रोवाइड किया जाता है। इट इजी टू ट्रांसपोर्ट, इजी, इट इज एनर्जी लॉस कम होता है, तो ये एडवांटेज है। तो यही आपका है बेसिक, छोटे से चीज में अगर समझना है तो यही है। इसी को बड़े मीडियम समझते हैं तो उसको हम ट्रांसफॉर्म बोल देते हैं, है कि नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट एसी। हाँ मैंने बोला एसी जनरेटर, तो एसी इसलिए क्योंकि डीसी जनरेटर भी होता है, इधर आपके टेक्स्ट में थोड़ा सा मेंशन किया है लेकिन ज्यादा नहीं उसके बारे में, सिर्फ मेंशन किया गया है डीसी जनरेटर। क्या है डीसी जनरेटर, देखिए जनरली तो हमारे घरों में हमको एसी चाहिए, तो एसी तो मिलता है, एसी जनरेटर से आप एसी लिए यूज कर सकते हैं। डीसी कब लगता है पता है, अगर आपको सपोज स्टोर करना है इलेक्ट्रिक एनर्जी, बैटरी में स्टोर करना है, तो स्टोर करने के लिए तो आपको फिर डीसी आउटपुट लगेगा, फिर एसी आउटपुट से काम नहीं चलेगा। उस समय ये एसी जनरेटर को आप डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, दिया है शॉर्ट में, वही मैं चीज आपको बताता हूँ। आपका एसी जनरेटर को आप डीसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जो आपका स्लिप रिंग है ना, इसी में पूरा गेम होता है। ये स्लिप रिंग को हटा के हमको स्प्लिट रिंग, मैं नाम लिखता हूँ, हमको यूज करना है स्प्लिट रिंग, डीसी जनरेटर है। डीसी जनरेटर के लिए स्लिप रिंग नहीं यूज करना, हमको स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग देखिए कैसा होता है ना, ये आधा ऐसा होता है, आधा ऐसा होता है, बीच में गैप होता है, इधर एक ब्रश होता है कार्बन ब्रश और इधर एक कार्बन ब्रश होता है और ये ऐसा कनेक्टेड होता है, ऐसा गैप होता है। तो जब ये कॉइल, जब ये आर्मेचर घूमता है ना तो ये रिंग भी घूम जाता है। तो जब रिंग घूमता है तो हर बार क्या होता है, हर बार डायरेक्शन एक ही रहता है। यहाँ पे क्या है, स्लिप रिंग नहीं घूमता है ना, यहाँ पे देखिए स्लिप रिंग वैसे रहता है, सिर्फ कॉइल घूमता है। पहले S1 ने टच किया था तो S1 से जा रहा था, बाद में क्या होता है S2, B से आ रहा है S2 इसको टच करता है ब्रश को, और S1 वहां चला जाता है, तो करंट उल्टा फ्लो होता है। तो यहाँ पे S1 S2 चेंज होते रहते हैं। जबकि स्प्लिट रिंग में क्या होता है, पूरा रिंग घूमता है, उसको कम्यूटेटर बोलते हैं, कम्यूटेटर, पूरा रिंग घूमता है। तो पूरा रिंग घूमने से डायरेक्शन हमेशा एक ही साइड में रहता है, वो डायरेक्शन चेंज नहीं हो पाता, तो ये हो जाता है आपका डीसी आउटपुट। जब यूनिडायरेक्शनल करंट मिलेगा तो हम उसको डीसी आउटपुट बोलेंगे। तो आपको इस तरीके से डीसी करंट मिल जाता है। सब कुछ सेम है, स्लिप रिंग की जगह पे आपको स्प्लिट रिंग यूज करने का, तो यू विल गेट अ डीसी करंट। तो काम आता है स्टोरेज करने के लिए, अगर आपको करंट का स्टोर करना है, बहुत बार स्टोरेज भी करना पड़ता है ना करंट को आगे फ्यूचर में यूज करने के लिए, तो उस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्टर, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट डिस्कस किया गया है, नाम दिया गया, उसका नाम दिया गया बैक ईएमएफ एंड बैक टॉर्क। बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, छोटा सा शॉर्ट है एक्सप्लेनेशन,
लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसी के ऊपर है। अब देखिए कैसे आपको समझिएगा ध्यान से क्या है। अभी मैं मोटर की बात करता हूँ। मोटर क्या है, इलेक्ट्रिकल करंट चालू करो और मोटर घूमेगा, है ना। अब मोटर घूमेगा तो उसका कॉइल या आर्मेचर घूमेगा। तो क्या क्वेश्चन ये बनता है, करंट से माना भाई, करंट से मोटर आपका घूम रहा है, लेकिन जब मोटर घूम रहा है मतलब उसका आर्मेचर घूम रहा है, कॉइल घूम रहा है। तो जब कॉइल घूम रहा है मतलब ये तो ऐसे ही हो गया ना, कॉइल घूमना। तो क्या कॉइल जो मोटर में घूम रहा है, क्या उसमें जनरेटर का भी एक्शन देखने को मिलेगा? क्या है तो मोटर करंट से घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, लेकिन सिंस वो रोटेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रोटेट हो रहा है, तो उसमें हमको ये भी फेनोमेना देखने को मिलना चाहिए, जनरेटर। और ये फैक्ट है, एक मोटर में जनरेटर का फेनोमेना भी देखने को मिलेगा आपको। क्यों? वो काम वही कर रहा है ना। देखिए मोटर में भी कॉइल तो घूमेगा, कॉइल घूमेगा, करंट की वजह से जब घूमेगा तो लाइंस ऑफ फोर्स जो कट हो रही है एरिया से वो चेंज होगी, तो उसमें भी फ्लक्स इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, होने वाला है। तो इसका मतलब है मोटर में, एक नॉर्मल मोटर में भी जनरेटर एक्शन होता है। मतलब उसमें भी करंट तो बाहर से मिल रहा है आपको एक्सटर्नली, लेकिन उसके अंदर एक करंट इंड्यूस भी होता है। किस वजह से? बिकॉज ऑफ दिस जनरेटर एक्शन, बिकॉज ऑफ दिस लेंस लॉ। अब वो काम क्या करता है करंट? अब देखिए वो जो आपका कॉइल घूम रहा है, मैं मोटर की बात कर, ध्यान दिया, अभी इस पे मत रहेगा। मोटर में जो कॉइल घूम रहा है किस वजह से घूम रहा है? क्योंकि आपने करंट ऑन किया। लेंस क्या बोलता है? लेंस बोलता है ये जो फ्लक्स चेंज हो रहा है करंट की वजह से चेंज हो रहा है, जो आपने एक्सटर्नली उसको दिया हुआ है सर्किट से, बैटरी से, व्हाटएवर। तो लेंस बोलता है कि जब करंट इंड्यूस करंट होता है ना, वो हमेशा जिसने उसको प्रोड्यूस किया है उसी को अपोज करेगा। करंट क्यों इंड्यूस हुआ? क्योंकि कॉइल घुमा। कॉइल को किसने घुमाया? कॉइल को करंट ने घुमाया। करंट ने तो किया, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, तो करंट ने घुमाया। तो लेंस बोलता है कि अभी इस कॉइल के अंदर, इस आर्मेचर के अंदर जो करंट इंड्यूस होगा वो इस करंट को अपोज करेगा जो बाहर से आ रहा है। ये बात समझ रहे हैं ना? लेंस का बहुत क्लियर है कि एवरी इफेक्ट ऑफ इंडक्शन एक्ट्स इन ऑपोजिशन टू द वन विच कॉजेस इट। जो उसको प्रोड्यूस करता है ना उसी को अपोज करता है। तो करंट ने कॉइल को घुमाया ना, तो अंदर जनरेटर एक्शन से एक करंट अंदर इंड्यूस होगा, जो इस करंट जो बाहर से जो करंट आ रहा है एक्शन, उसको अपोज करेगा। इसलिए आगे ध्यान रखिएगा, जब भी आप मोटर देखें ना वर्क करता हुआ बिल्डिंग में मोटर, स्टार्ट आप जब करेंगे ना तो फ्लक्स तो कुछ है ही नहीं, चेंज फ्लक्स हो नहीं रहा है। तो स्टार्टिंग में तो आपको आवाज़ आएगी, बहुत फास्ट आपका मोटर घूमेगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे कि आवाज़ कम हो गई मोटर की और स्पीड भी स्लो हो गया। पता है क्यों स्लो हो गया? क्योंकि उसमें जनरेटर एक्शन आ गया ना। जनरेटर एक्शन आने की वजह से एक ऑपोजिट करंट एक्ट हो रहा है, जो करंट उसको घुमा रहा है उसके ऑपोजिट करंट इंड्यूस हुआ है जो उसको अपोज कर रहा है, इसलिए नेट करंट कम हो जाता है। इसकी वजह से मोटर का स्पीड भी बाद में कम होता है, कांस्टेंट होता है लेकिन कम हो जाता है, आवाज़ भी कम। इस बात का बहुत छोटी सी चीज़ है। नेक्स्ट टाइम कभी आप मोटर के वहाँ जाएं, देखें चालू होते हैं, ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट में जोरदार चलता है, फास्ट चलता है, थोड़ी देर के बाद आवाज़ कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाता है, क्योंकि इंड्यूस करंट उसको अपोज कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं बैक ईएमएफ, और वो जो टॉर्क होता है उसको हम बोलते हैं बैक टॉर्क। तो ये भाई आपका एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर और जनरेटर के बारे में जो एप्लीकेशन है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वही बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे? उस टॉपिक में हम ये देख लेंगे कि भाई हम लोग जब कॉइल को मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमने पढ़ा है कि करंट इंड्यूस हो रहा है। अब ये करंट जो इंड्यूस हो रहा है क्या करता है? अपोज ही करेगा ना। मैं जो अगर कॉइल को मूव कराऊंगा तो ये अपोज करेगा। तो अपोज करने के बावजूद अगर मैं कॉइल को मूव करा रहा हूँ, मैं या जो भी एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल जो भी कॉइल को मूव करा रहा है, तो भाई उसको वर्क तो करना पड़ेगा। अब वर्क अगर होगा तो फिर एनर्जी जनरेट होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है कि इंडक्शन की वजह से एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहा है वो कौन सी एनर्जी है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। चलिए देखते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं एनर्जी, इंडक्शन, एनर्जी ट्रांसफर। आपके सामने अगर डायग्राम आप देखें तो आप बोलेंगे कि ये तो हमने किया हुआ है, करेक्ट। हमने फर्स्ट लेक्चर में मोशनल ईएमएफ याद करिए, मोशनल ईएमएफ हमने कर चुके हैं। ये थोड़ा सा रिपीटिशन है उसी का, लेकिन थोड़ा और भी एक्स्ट्रा भी है। अब वही चीज़ें मैं वापस बताता हूँ आपको। ये देखिए ABCD आपका कॉइल है,
वहाँ पे क्या था मालूम है, यहाँ पे एक फ्रेम था और एक डीसी जो था ना वो स्लाइड हो सकता था, यही फर्क था और कुछ नहीं। अब यहाँ पे चेंज किया, इसको एक कॉइल ले लिया, आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसका लेंथ कैपिटल एल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो पास हो रही है, क्रॉस बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, प्लेन के अंदर है। ये फोर्सेस के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये लेंथ एल है और ये आप इसको खींच रहे हैं वेलोसिटी v, तो सिंस आप इसको खींच रहे हैं तो ये लेंथ है ना जो अलॉन्ग ये वो चेंज होगा। सिंस वो चेंज होगा तो हमने उसको x से डिनोट किया, क्योंकि x इज अ वेरिएबल, इट विल चेंज। लेकिन ये तो नहीं चेंज होगा, तो वही रहेगा, तो ये l फिक्स है, ठीक है ना। अब आप इसको खींच रहे हैं तो याद करिए, अभी पहले हम लोग वो इमोशनल जो ईएमएफ किया था ना, पहले उसी पे डिस्कशन करते हैं। अगर आप इसको वेलोसिटी v से खींचेंगे तो इसका जो एरिया है वो जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है वो एरिया चेंज होगा, है कि नहीं? क्योंकि आप इसको खींचेंगे तो एरिया चेंज होगा, मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज हुआ, मतलब फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो पहले उस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि फ्लक्स, इसमें जो फ्लक्स होगा, जो फ्लक्स जब आप इसको खींचे तो फ्लक्स का फॉर्मूला है b इंटू ए, सो इट इज b डॉट ए। अगर हम बोलेंगे आप बी ए भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड और एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही है, इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर या बोर्ड, तो सेम है, तो सिर्फ बी आएगा। तो बी ए को हम लिख सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एल इनटू एक्स, ये आपका फ्लक्स है। ये सब रिपीट हो रहा है, ये सब जो मोशनल ने किया। अभी ईएमएफ हम लोग मैग्नीट्यूड ले रहे हैं क्योंकि माइनस साइन नहीं ले रहा इसीलिए, तो ये हो जाएगा आपका डी फाई बाई डी टी, विच इज डी बाई डी टी ऑफ बी एल एक्स। अब इसमें b और l तो कांस्टेंट है, सो d by dt of x, d by dt of x इज वेलोसिटी dlv। आप बोलेंगे सर ये तो किया, यस ये हमने डिराइव किया हुआ है, तो नया क्या है? नया मैं बता रहा हूँ आपको, ये वही चीज वापस रिपीट हुई है ना, वही आपको कॉइल है, इसका ये विड्थ इधर l है और जो पार्ट जो मैग्नेटिक फील्ड में AB का उसको हम लोगों ने x से डिनोट किया हुआ है, BC को हम लोग अगर वेलोसिटी v से पुल कर रहे हैं, पुलिंग इट आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका एरिया वेक्टर चेंज होगा, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, दैट इज BLV, व्हिच हम लोग पहले से ही डिराइव कर चुके हैं। आगे क्या है, आगे बता। अब ये इसकी वजह से करंट इंड्यूस होगा, ये भी हमने देखा था। करंट का डायरेक्शन बड़ा सिंपल है, याद करिएगा, हमने करंट का डायरेक्शन डिराइव किया था, ये डायरेक्शन है करंट का। करंट का डायरेक्शन क्या होता है कि देखिए, ये आप इसको इस तरफ पुल करेगा तो करंट इंड्यूस करंट क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, मतलब उसके फोर्स को अपोज करेगा लेफ्ट में। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो ये मिडिल फिंगर नीचे, करंट का डायरेक्शन नीचे रहेगा, तो ये क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन है। करंट सपोज आई है, सपोज करंट आई है, तो अब मैं इसको एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये आपका करंट आई है, ये आपका ईएमएफ है, इंड्यूस ईएमएफ, और ये आपका टोटल, ये पूरा मिला के टोटल रेजिस्टेंस सपोज R है, ये करंट I है और ये आपका ईएमएफ है। तो इनके बीच में रिलेशन है ना ओम्स लॉ का, क्या रिलेशन, बाय E इज इक्वल टू IR। तो हम लोग बोल सकते हैं I इज इक्वल टू E अपॉन R, I इज इक्वल टू E हमने डिराइव किया हुआ है BLV अपॉन R, रहने दो इसको। अब हम आते हैं इसके बाद अब आते हैं मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक क्या है? मेन टॉपिक ये है इस टॉपिक से रिलेटेड, जब हम लोग इस BC को पुल कर रहे हैं, मतलब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और EMF जो इंड्यूस हुआ इसको अपोज कर रहा है, मतलब हर वायर पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, हर वायर पे जो इसको अपोज करेगा, तो फोर्स निकालना तो बड़ा आसान काम है। यहाँ पे जो फोर्स होगा आप देख सकते हैं, आपका करंट का डायरेक्शन अंदर इस तरफ है कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, करंट का डायरेक्शन एक मिनट, करंट का हम लोग डायरेक्शन ये मिडिल फिंगर से लेना पड़ेगा, मिडिल फिंगर से। तो देखिए ये आपका करंट का डायरेक्शन है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ऊपर की तरफ है, ये अपना फ्लेमिंग लाइन, फोर्स का डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट हैंड रूल से निकला जाता है, करंट का डायरेक्शन इंड्यूस का राइट हैंड रूल से और फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट हैंड रूल से। तो ये करंट है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो फोर्स ऊपर आएगा। यहाँ देखिए करंट ऐसे जा रहा है, फोर्स नीचे आएगा, और यहाँ देखिए करंट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे करंट आपका ऊपर जा रहा है ना। तो करंट अगर आपका ऊपर जा रहा है तो फोर्स लेफ्ट में जाएगा। तो ये मैंने तीन फोर्सेस बताया, तीन वायर्स पे, यहाँ तो आप खुद ही फुल पुल कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो आपका ही फोर्स है। अब इधर F1 और
F1 इज इक्वल टू माइनस F2 F3, F2 इज इक्वल टू माइनस F3, ये तो आप मानते हैं ऑपोजिट फोर्सेज है तो बैलेंस हो जाएगा, तो ये तो बैलेंस फोर्स हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है अनबैलेंस वो इधर एक्ट हो रहा है F1। And by F1, what is the force acting on a wire of conductor length moving in a magnetic field? We have done this. We have done this in magnetic field due to electric current. कोई भी कंडक्टर अगर मूव करता है वायर में, अगर मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस कंडक्टर पे फोर्स कितना एक्ट होता है, चार्जेस पे कितना फोर्स, याद करिए। याद आ रहा है BIL, BIL, IBL, व्हाटएवर, BIL, तो ये आपके फोर्स एक्ट हो रहा है BIL यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है, क्यों एक्ट हो रहा है, ये इसको अपोज कर रहा है। ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है, सपोज ये फोर्स आपका ये है F, आपका फोर्स F है जिससे आप पुल कर रहे हैं इसको, तो अगर आपको पुल करना है इसके अगेंस्ट तो आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको इसके अगेंस्ट वर्क करके इस वायर को पुल करना पड़ेगा, क्योंकि इंड्यूस करंट क्या कर रहा है, इस वायर को लेफ्ट में, वो नहीं चाहता आगे पुश, वो नहीं चाहता मूव होना, और आप इसको मूव करा रहे हैं, तो आपका जो फोर्स है इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो आपका जो फोर्स है इट इज माइनस ऑफ F1 नेगेटिव के हिसाब से, नहीं तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो BIL होगा, BIL। अभी आपने I तो निकाला हुआ है, I, तो मैं लिखता हूँ F इज इक्वल टू B, I का हमने कितना निकाला है, BLV अपॉन R इंटू L, तो क्या हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। मैंने क्या निकाला, फोर्स। इतना फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा अगर इस वायर को आपको निकालना है, पुल, अगर आपको इसको पुल करना है इन दिस मैग्नेट, इतना आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब फोर्स अप्लाई करने से वर्क डन होता है, यहाँ पे कौन सा वर्क हो रहा है, आप खुद कर रहे हैं, तो मैकेनिकल वर्क, इट इज अ मैकेनिकल वर्क। तो अगर मैं निकालना चाहता हूँ, लेट्स से रेट ऑफ मैकेनिकल वर्क डन, रेट ऑफ मैकेनिकल वर्क डन। अभी देखिए सिर्फ मैकेनिकल नहीं है, रेट है, रेट मतलब वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम पावर देता है, तो यहाँ पे आपको पावर निकालना पड़ेगा, P इज इक्वल टू F इंटू वी। आई होप यू नो दिस, पावर का वेलोसिटी में P इज इक्वल टू F इंटू वी होता है, तो आपका जो पावर होगा T1, फोर्स आपने निकाला हुआ है B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन, ये दोनों देखिए फोर्स और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में, तो cos थीटा तो 1 हो जाएगा, तो नहीं दिखाते हम लोग, अपॉन R इंटू V, तो पावर हो गया B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R। ये भाई कौन सा पावर है, ये जो पावर आप अप्लाई करें, आप जो मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, जो मैकेनिकल एनर्जी पर रेट मतलब पर यूनिट टाइम जो आप कर रहे हैं, वो इतना पावर अप्लाई हो रहा है या इतना पावर कंज्यूम हो रहा है, बोल सकते हैं। अब हम लोग ने जो वर्क किया है, क्वेश्चन ये कि ये किसमें कन्वर्ट हुआ, ट्रांसफर किसमें हुआ है, ये कहाँ पे ट्रांसफर हुआ। अब मैं वो पार्ट आपको बताता हूँ, ट्रांसफर वाला पार्ट। अब समझिएगा ये ट्रांसफर कहाँ होता है। अभी हमने जूल्स हीटिंग इफेक्ट पढ़ा है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट, जूल्स हीटिंग इफेक्ट पढ़ा है ना। हम जानते हैं जब भी वायर में से या कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो कंडक्टर गर्म हो जाता है, हीट, उसमें से हीट निकलता है, जानते हैं, तो बचपन स्कूल में पढ़ा है हमने। अब उसका जो फॉर्मूला याद करिए, उसका जो हीट का फॉर्मूला था, हीट का फॉर्मूला I² RT है ना, ऐसा कुछ फॉर्मूला I² RT। अगर मैं बोलूँ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी, जो हीट बन रहा है, प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी, अब इसे मैंने यहाँ रेट बोल दिया हीट एनर्जी, तो पावर इधर भी आ जाएगा, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T डिवाइड हो जाएगा, तो सिर्फ I² R होगा, क्योंकि पावर में हीट अपॉन टाइम होता है, तो सिर्फ I² R हो जाएगा। अभी आपने I निकाला हुआ, इधर देखिए I BLV अपॉन R, BLV अपॉन R द होल स्क्वायर इनटू R, so this is B square L square V square upon R square into R, एक R कट गया, क्या मिला, B square L square V square upon R। ध्यान से देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों सेम है, दोनों का फॉर्मूला, मतलब क्या, इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जो मैकेनिकल वर्क आप कर रहे हैं ना, वायर को बाहर मैग्नेटिक फील्ड में से बाहर निकालने के लिए, वो सबका सब किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो सबका सब हीट में कन्वर्ट हो रहा है, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट, दैट इज व्हाट इज अबाउट एनर्जी ट्रांसफर। जब इंडक्शन होता है ना, इंडक्शन, तो मैकेनिकल वर्क गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, तो रेट ऑफ मैकेनिकल वर्क डन
इज नथिंग बट द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट। जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो मैकेनिकल एनर्जी से ही प्रोड्यूस हो रहा है एंड एग्जैक्टली इक्वली प्रोड्यूस हो रहा है। दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर। तो जब भी इंडक्शन होगा ना तो जो मैकेनिकल वर्क करना, देखिए मैकेनिकल इंडक्शन में तो मैकेनिकल वर्क करना ही पड़ता है। भी जनरेटर मैंने पता है घुमाना पड़ेगा, टॉर्क एक्सटर्नल, तो वही मैकेनिकल वर्क करना पड़ रहा है। यहाँ पे आप खींच रहे हैं वायर को, मैकेनिकल वर्क करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका जो वायर है वो गर्म हो जाता है, हीट प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि जो आपने वर्क किया वो ट्रांसफर तो होगा ना। एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? एनर्जी कैन बी ट्रांसफर। तो यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम मैकेनिकल टू हीट। यही कंसेप्ट आपको समझना है इसमें, एनर्जी ट्रांसफर। अभी इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन देख रहे हैं जिसका नाम है एडी करंट्स। एडी करंट्स, एडी करंट्स। एडी वर्ड है ना, पानी में ना, पानी जहाँ पे ओशन वोशन और उधर एडी होता है, बोलते हैं एडी बना, एडी फॉर्मेशन हो रहा है वाटर में। क्या होता है पता है? गोल गोल ऐसा घूमता है पानी, स्वर्लिंग बोलते हैं, वर्ड इज स्वर्लिंग। जैसे भंवरा बनता है ना पानी, भंवरा ऐसा गोल 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 पानी घूम रहा है, उसको एडी बोलते हैं। ऐसा ही कुछ आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। इसका बड़ा एप्लीकेशन है। देखिए ये जो कंसेप्ट सिखा रहा हूँ इसका मैं पहले आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ किधर है। आपने सुना होगा इंडक्शन लोग ले जाते हैं खाना बनाने के लिए, बाहर घूमने जाते हैं ना, तो खाना बनाना कैसे ले जाएगा? तो गैस तो नहीं ले सकते, तो इंडक्शन आता है, पता है इंडक्शन, इस पर रख के खाना बना सकते हैं। वो एडी का एप्लीकेशन है। आपने सुना होगा फास्ट ट्रेन, आजकल बुलेट ट्रेन है जिसमें नीचे टायर नहीं होता, पहिया व रेल वेल नहीं होता, वो इतनी फास्ट चलती है, रुकती कैसे? एकदम फास्ट में भी रुक जाती है बिना फील हुए। क्यों? एडी करंट से। आपके एलॉयज जो बनते हैं ना, एलॉयज एडी करंट की मदद से ही मेटल्स को पिघला सकते हैं। तो हम देखेंगे कि एडी करंट्स के बहुत, मतलब ये सब यूजेस है एडी करंट्स के, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। उसका नुकसान भी है, एडी करंट का नुकसान भी है, मगर उसके फायदे, उसको यूज भी किया गया अच्छी तरीके से। आपका रोलर कोस्टर, आप पार्क में जाते हैं, जैसे कहीं भी घूमने, व्हाटएवर, कोई भी पार्क हो सकता है जहाँ पे राइड्स रोलर कोस्टर होता है। आपने सुना होगा उसमें से आवाज़ आती है जब स्टार्ट होता है, रुकता है। वो क्या है? वो एडी करंट से है, जो इतना हाइट से जब आपका रोलर कोस्टर नीचे जाता है तो पूरा आपको कंट्रोल करके रखता है। आप गिर तो नहीं जाते ना, तो पूरा जो कंट्रोल होता है ना वो एडी करंट से कंट्रोल होता है। फिर वो रुकता है, एकदम स्पीड से आके फिर रुक जाता है, एडी करंट्स की वजह से रुकता है। तो कितने सारे एप्लीकेशन है, तो वही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो एडी करंट्स का भी कंसेप्ट वही है, क्या? मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो इसको एप्लीकेशन एक्सप्लेन कैसे किया है कि ये वायर है ना, वायर, ये वायर मत समझिए, ये समझिए कि पूरा एक प्लेट है, प्लेट ही है पूरा, ये प्लेट है, वायर नहीं, ये प्लेट है पूरा, है ना। और यहाँ तो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, वो तो भाई है, मैग्नेटिक फील्ड तो है, आपका पूरा प्लेट है। अगर इस प्लेट को आप खींचेंगे, वायर में तो क्या था, सिर्फ करंट वायर में इंड्यूस हुआ था। अब यहाँ पे तो पूरे प्लेट पे करंट इंड्यूस होगा ना, पूरे प्लेट पे हो जाएगा इंड्यूस, सिर्फ वायर पे नहीं होगा। अभी तो पूरा प्लेट ही कंडक्टिंग प्लेट है, तो करंट तो पूरे प्लेट में इंड्यूस हो जाएगा। अब जब पूरे प्लेट में इंड्यूस होगा तो उसका कोई डायरेक्शन ही नहीं होता, वो कैसे भी मूव करता है, एकदम स्वर्लिंग, ऐसा गोल गोल, ऐसा कैसे भी मूव करता है, वो उसका कोई पाथ फिक्स नहीं होता, गोल 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 स्वर्लिंग ऐसा। इसे भंवरा पानी में आप देखिएगा कहीं वीडियो में, पानी में कैसे भंवरा ऐसा गोल गोल घूमता है, वैसा ये भी घूमता है गोल गोल। अभी प्लेट है तो इतना ज़्यादा उसका करंट मूव होता है कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, तो प्लेट गर्म हो जाता है। और कंसेप्ट यही है कि मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, समझिए। तो मतलब इसमें जो अपोजिंग एनर्जी है, अपोजिंग फोर्स है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। अब मैं आपको बताया ना इंडक्शन, इंडक्शन में देखिए क्या होता है, खाना जो बनता है ना, आप अपना स्टील कुछ बर्तन रखेंगे ना और गर्म स्टार्ट करेंगे तो खाना जो भी रखेंगे पक जाएगा। लेकिन आप इंडक्शन पे हाथ रख के देखिए, आपको गर्म नहीं लगेगा। लेकिन जब आप वो स्टील का बर्तन रखेंगे ना तो वो गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्लेट का काम करता है, प्लेट का काम करता है, उसमें एडी फॉर्म होता है, एडी करंट फॉर्म होता है जो हीट कर देता है, हीट प्रोड्यूस होता है इस वजह से, और वो चीज़ गर्म हो जाती है, ऐसा है। फिर मेटल्स को पिघलाने के लिए क्या करते हैं, मेटल प्लेट लेते हैं, उसको है ना वायर में, कॉइल में उसको पूरा राउंड करते हैं और उसमें से करंट पास करते हैं। तो एडी करंट्स वो प्लेट में प्रोड्यूस होता है, इतना हाइट हीट जम हीट प्रोड्यूस होता है ना कि वो आपका वो प्लेट है ना, जो भी मेटल का प्लेट, वो पिघल जाता है। फिर उससे अलॉयज बना सकते हैं, 2-3 से मिक्स करके उससे नया नया अलॉयज। तो मेटल को पिघलाने के लिए भी एडी करंट यूज होता है।
और सेम काम आपके बुलेट ट्रेन में भी होता है। ट्रेन के नीचे है ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होता है, और जब भी हमको ट्रेन रोकना है ना तो उसमें से एडी करंट्स प्रोड्यूस होता है, मैकेनिज्म जो उसको अपोज करता है, मोशन को, ट्रेन के मोशन को अपोज करता है, और ट्रेन फिर आराम से रुक जाती है बिना फील हुए। एकदम फास्ट ट्रेन भी अचानक आराम से रुक जाती है, फास्ट होने के बावजूद भी अच्छी तरह रुकती है और उनको फील भी नहीं होता। तो ये सर एडी करंट्स के एप्लीकेशन में आपको बता रहा हूँ, समझ रहे। तो एडी करंट में वायर नहीं होता, प्लेट होता है। अभी इसमें एक एग्जांपल उन्होंने दिया है, ऑसिलेटिंग प्लेट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्लेट है, यहाँ पिवट है, यहाँ से ये फिक्स है इस जगह पे, है ना, और ये यहाँ पे फिर बोलते हैं कि यहाँ पे चलो हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है आपका, और इसको इसमें ऑसिलेट करो, मतलब इसको एक एंड पे लाओ, छोड़ दो, तो ये ऑसिलेट करेगा। अब जब ऑसिलेट करेगा तो लाइक अ पेंडुलम जब ऑसिलेट करेगा तो इसमें एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी, लेकिन वो क्या होगा ना, ऑसिलेट करते करते थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा। क्यों मालूम है? क्योंकि जब ये ऑसिलेट करेगा तो प्लेट है ना, मेटेलिक प्लेट, ये प्लेट है आपका, मेटल प्लेट है, तो इसमें एडी करंट, ये देखिए मैंने डायरेक्शन लिखा, एडी करंट बनेगा, एडी करंट। अब जब ये जाएगा ना इसमें एडी करंट बनेगा बिकॉज इट इज कटिंग द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, कट कर रहा है इसलिए इंड्यूस ईएमएफ होगा। अब ये एडी करंट्स के बनने की वजह से क्या होगा कि उसका जो मैकेनिकल एनर्जी धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होगा, हीट एनर्जी में, और थोड़ी देर के बाद वो गर्म होना शुरू होगा, और थोड़ी देर के बाद पता चलेगा कि ये जो पेंडुलम जैसा मूव कर ऑसिलेट होता रुक गया। क्यों रुक गया? उसकी सब एनर्जी खत्म हो गई। कहाँ गई एनर्जी? सब हीट में कन्वर्ट हो गई, वो प्लेट पूरा गर्म हो जाता है, तो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें एक नुकसान क्या दिख रहा है कि भाई ये हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, हीट से लॉस हो रहा है, चीज़ें काम एफिशिएंसी कम हो जाएगा किसी भी चीज़ का जिसमें मेटल प्लेट्स हैं इस एडी करंट से। तो जहाँ पे आपको एडी करंट से नुकसान हो रहा है, नुकसान, अगर वो नुकसान बचाना है तो देखिए उसका क्या बड़ा अच्छा तरीका बताया साइंटिस्ट लोग ने। अभी आपका सपोज एक प्लेट है ना, आपका एक प्लेट है, इसमें एडी करंट बन रहा है, तो आप एक काम करो, क्या करो पता है, देखिए ध्यान से, ये प्लेट्स को बीच बीच में डिसकंटिन्यू कर दो, गैप दे दो, काट दो बीच में से, इसको लैमिनेशन बोलते हैं, लैमिनेशन, डिसकंटिन्यू, बीच में गैप कर दिया, ये सब आपके इसको काट दिया, बीच बीच में से गैप कर दिया। गैप करने से क्या होगा, देखिए करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, करंट को क्लोज सर्किट चाहिए, मैंने गैप दे दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, मतलब सर्किट क्लोज नहीं होगा, ओपन सर्किट हो गया, ओपन सर्किट में करंट नहीं फ्लो हो पाएगा उतना, थोड़ा बहुत फॉर्मेशन होगा एडी में, नहीं बोलता बिल्कुल मगर बहुत कम हो जाएगा। तो एडी का एकदम कम हो जाएगा तो हीट जनरेशन कम होगा, हीट लॉस कम होगा, एनर्जी लॉस कम होगा। तो जहाँ पे आपको एडी करंट से बचना है तो आप ऐसा काम कर सकते हैं, वहाँ पे एडी करंट्स कम फॉर्मेशन होगा, हीट कम फॉर्म होगा, हीट लॉस नहीं होगा, एनर्जी लॉस कम होगा, एफिशिएंसी अच्छी होगी उस जगह पे जहाँ पे आपको एडी करंट से बचना है। तो ये तरीका है एडी करंट से बचने का। तो आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया, इंडक्शन हीट ट्रांसफर। तो मैंने आपको दो टॉपिक सिखाए, एक तो आपको मैंने जनरेटर सिखाया, एसी विद डीसी का थोड़ा सा पार्ट, उसके साथ बैक ईएमएफ बताया, और दूसरा मैंने बताया कि इंडक्शन से एनर्जी जो ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है, किस तरीके से वो इक्वल होता है, उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको डिराइव करके दिया, प्लस उसका एक एप्लीकेशन एडी करंट्स बताया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बहुत यूज है उसका, बहुत यूज है। इस पर एक सम भी है, हम लोग देख लेते हैं। ओके तो ये आपके सामने एक सॉल्व एग्जांपल है, मुझे जरा अच्छा सा लगा इसलिए मैंने ले लिया, ठीक है। ये सॉल्व एग्जांपल है, देखिए एक सिंपल जनरेटर रोटेटिंग आर्मेचर है, घूमेगा, ABCD इसका लूप है, ABCD, कनेक्शन दिखाया गया, PQ है, यहाँ से एक्सटर्नली कनेक्ट किया गया है, इसका मैग्नेटिक फील्ड 0.5 दिया गया है, और ये AD का डिस्टेंस 4, AB का 10, तो AB 4 है, ये सब दिया गया है, और बोला है कि व्हाट इज द इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड EMF कितना होगा। अभी देखिए इसको हम लोग तीन पार्ट में कंसीडर कर सकते हैं, AD, AB एंड BC, तीन पार्ट में। अभी EMF जो इंड्यूस्ड का है रॉड्स पे, वायर पे, जो इंड्यूस्ड फॉर्मूला EMF का हम जानते हैं, इट इज द फॉर्मूला इज BLV, ठीक है। फॉर AD एंड BC, AD और BC पे ध्यान दीजिएगा,
एडी और बीसी पे कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा, नो फोर्स एक्ट्स। क्यों? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, जबकि एडी और बीसी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को पैरेलल है, सेम डायरेक्शन। फॉर एडी एंड बीसी थीटा इज इक्वल टू 0, therefore force will be equal to 0। तो एडी और बीसी पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। अभी कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो अंदर का जो चार्जेस है वो मूव नहीं होगा, तो वहां पे वेलोसिटी 0 होगी, तो नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ओनली देयरफॉर ईएमएफ इज इंड्यूस्ड ओनली अलोंग एबी। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों, जब घूमेगा तो देखो इन्होंने क्या बोला ना भाई, क्वेश्चन बड़ा दे, एट द इंस्टेंट, इस समय। एक बार ये घूमेगा ना, बाद में एबी और बीसी में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन इस समय एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट नहीं हो सकता। एक बार ये घूमेगा तो फिर ये जो पैरेलल था पैरेलल नहीं रहेगा, पैरेलल नहीं रहेगा, तो उसमें भी ईएमएफ, लेकिन वो लोग का क्वेश्चन बड़ा क्लियर है, इंस्टेंट जिस समय आप देख रहे हो उस समय की बात करो। तो ठीक है, E इज इक्वल टू बी एल वी। बी तो उन्होंने दिया हुआ है, कितना दिया है 0.5, इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10/100। वेलोसिटी नहीं दी है तो हम लोग वेलोसिटी को लिखेंगे ओमेगा आर, क्योंकि रोटेट हो रहा है तो कुछ ओमेगा होगा, आर ओमेगा। तो ये हो जाएगा आपका 5/100। अभी आर तो आर रेडियस, रेडियस कितना है, यही है रेडियस कॉइल का, मतलब कोर का 4 सेंटीमीटर, मतलब 4/100। ओमेगा भी नहीं दिया तो ले लो 2πn, क्यों, क्योंकि एन दिया, फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है 1500 आरपीएम दिया हुआ है, तो 20/100 इंटू 100 इंटू 2π इंटू 100 आरपीएम दिया है, उसको पर सेकेंड में कन्वर्ट करें, डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 0.314 वोल्ट आता है। समझ गए? देखिए इसमें क्या समझना है, ये सब मैंने क्यों लिया, आपको ये समझना है कि एडी और बीसी में ईएमएफ जनरेट नहीं हो सकता इस समय, जिस समय वो दिख रहा है, बाद में घूमेगा तो होगा, लेकिन इस समय नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने इंस्टेंट उस समय का पूछा है। अच्छा, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एडी और बीसी जो है नॉर्थ साउथ को पैरेलल है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को, तो उसमें फोर्स ही अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से थीटा 0 हो गया तो फोर्स 0 हो गया, क्रॉस साइन थीटा 0 होता है, साइन 0 is 0, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो गया, मतलब आप फोर्स अप्लाई नहीं होता तो चार्जेस मूव नहीं करेंगे, तो चार्जेस मूव नहीं करेंगे तो वेलोसिटी 0 है, तो एडी और बीसी में वेलोसिटी 0 है, तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो नहीं सकता। जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो एबी पे होगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, एबी जो है वो मैग्नेटिक लाइंस को परपेंडिकुलर, तो वहां होगा। तो उसका साइन 91 होता है, तो मैंने साइन 90 नहीं दिखाया, उसका 1 होता है, तो उसके हिसाब से आप बी एल वी हो गया, बी दिया है, एल आपका लेंथ है, वी नहीं दिया है, उसको आर ओमेगा लिया क्योंकि रोटेट हो रहा है, रोटेशनल मोशन में वी इक्वल टू आर ओमेगा, उसमें आर मालूम है 4 सेंटीमीटर, ओमेगा नहीं मालूम, तो उसका फॉर्मूला 2πn, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दिया है 1500 आरपीएम दिया, पर मिनट दिया, तो डिवाइड बाय 60 कर दो, इसको सॉल्व कर दो, पता चल जाएगा ईएमएफ कितना है, तो 0.1। तो इस तरीके से हमारा एक और टॉपिक कंप्लीट हो, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, एसी जनरेटर्स एंड एनर्जी ट्रांसफर एडी करंट्स के साथ। अब हमारा नेक्स्ट 2 टॉपिक से रह जाता है, एक है सेल्फ इंडक्शन और एक है म्यूचुअल इंडक्शन। बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा नेक्स्ट लेक्चर का, वो रहेगा सेल्फ इंडक्टेंस। तो आज आपको लेक्चर अगर समझ में आया, इजी लगा और लगा कि कुछ गेन हुआ आपका, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।